हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, अब ग्रामर के क्लासेस आपकी हुआ करेंगी एक दिन छोड़कर एक दिन, और वहीं पर जो दिन बीच में रह रहा है यानी कि एक दिन छोड़कर आपकी क्लास लगेगी वो होगी वोकैबुलरी। ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रामर, वोकैबुलरी, इस सेक्शन में हम अभी क्लासेस ले रहे हैं। तो अब एक टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं और उसके काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने किए, और अब बारी आ जाती है अपने सबसे सुपर्ब और सबसे शानदार, सबसे बेसिक चैप्टर की। एक तरह से इसे मैं सबसे सुपर्ब शानदार जानबूझ के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा ये मानता है कि कहीं ना कहीं अगर उसे अंग्रेज़ी सीखनी है तो इस टॉपिक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसे कहा कि सबसे शानदार टॉपिक। और नो डाउट ये है भी अपने आप में, क्योंकि अगर इसकी एक बेसिक समझ आपके पास होती है तो बाकी के टॉपिक्स के जो सेंटेंसेस हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं उनको एटलीस्ट हम समझ पाते हैं कि वो बात क्या कर रहा है, किस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं टेंस। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है टेंस। टेंस को समझने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि हम टेंस सीखेंगे कैसे। हम टेंस को दो पार्ट में सीखने वाले हैं। पहला होगा इसका एकदम से बेसिक पार्ट, यानी कि जिसमें हम सीखेंगे कि टेंस में एक तरह से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती हैं, किस तरह से वर्ब फंक्शन करता है, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब फंक्शन करता है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, हम उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, और फिर बारी आ जाती है इसके एडवांस लेवल की, जहाँ से आपका एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछता है। तो जिन बच्चों को बेसिक्स पता है उनके लिए भी नो डाउट, आई अश्योर यू कि आप बहुत ही शानदार चीज़ सीखने वाले हो। मैं आपको टेंस में यहाँ तक बताने वाला हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब बनती है, जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्यों आती है, उसका क्या रीज़न है, आप खुद कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार इस पैटर्न पे अगर आपने टेंस को सीखा तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि टेंस टेंस में किस तरह से आपने वर्ब बनाए। आप कभी भी ये चीज़ नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, आई प्रॉमिस यू एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टेंस दैट यू नीड टू नो, राइट। तो शुरू करते हैं टेंस। देखो, सबसे पहले टेंस की अगर हम बात करते हैं, हम सब लोगों ने सीखा है कि टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। मतलब मेजर हम 3 मानते हैं, फिर सभी की 4-4 ब्रांचेस हमने सीखी हैं। यही तो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, क्या कहा मैंने कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, चौंक गए होंगे। हाँ, स्कूल में तो हमें यही सिखाते हुए आए हैं कि भाई प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। फ्यूचर टेंस हमने सीखा है पता नहीं कितनी बार, मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस बात की जानकारी आपको मिलेगी सही वक्त आने पर। ठीक है, तो अभी समझने की कोशिश करते हैं टेंस। और टेंस में जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बनाना बताऊंगा, तो हर एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं। देखिए, आप समझते जाएं मेरे साथ साथ। सबसे पहले मैंने कहा हम बात करते हैं कौन से टेंस की, प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, इसे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। याद रहेगा, प्रेजेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहता है। प्रेजेंट क्या चाहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ जाओ अब नेक्स्ट, अगर हम बात करें पास्ट की, किसकी, पास्ट की, तो पास्ट की जब कभी भी आपको बात करनी हो तो पास्ट हमेशा चाहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म फ्रेंड्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब मन में आ रहा है कि फ्यूचर लिखूं तो थर्ड फॉर्म लिख दूं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फ्यूचर टेंस ही नहीं होता, तो इस सीक्वेंस में समझने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे छोड़ दीजिए इस बात को। सिर्फ इतना समझिए, एक बार फ्यूचर पे हम आएंगे और उसे सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं प्रेजेंट और पास्ट क्या चीज़ होती है, उसके बाद की बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा प्रेजेंट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहता है, पास्ट हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहता है। अब समझने की कोशिश करते हैं इनके जो भी सब टाइप्स हैं। जैसे कि प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में आपके पास पहला जो टेंस आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर आप जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आपके पास होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आपके पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट।
और फिर फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है दैट इज़, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट, या फिर फोर्थ नंबर को हम सीखेंगे। एक बार यहाँ तक चीज़ें सीख लेते हैं, फिर फोर्थ वाले को सीखेंगे। मैंने आपसे कहा प्रेजेंट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए आपको देनी है कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे लिखा हुआ जो भी, देखो जो भी टेंस का नाम है उस नाम के अंदर ही उसकी वर्ब की टाइप छुपी है। जो भी टेंस का नाम है उस नाम में उसकी हेल्पिंग वर्ब का टाइप, उस वर्ब की टाइप, सब कुछ उसी में छुपा है। बस समझने की देरी है। देखो जब आपने कहा कि भाई ये प्रेजेंट क्या चाहता है कि इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे मिल जाएगी। फिर इंडेफिनिट, अब देखो प्रेजेंट की तो हमने सब में बात कर ली, इन सब में क्या आएगी? भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज़ होनी है। लेकिन इंडेफिनिट, ये जो आगे वाला शब्द है, इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है, ये हमेशा बताता है कि एक्शन का स्टेटस क्या है। एक्शन यानी कि वर्ब का स्टेटस क्या है। ये तो कहता है फर्स्ट फॉर्म चाहिए क्योंकि बात प्रेजेंट की है, और ये आगे वाला जो शब्द है ये बताता है कि एक्शन का स्टेटस क्या है। इसने कहा एक्शन का स्टेटस इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट यानी कि मैं नहीं बता सकता कि वो एक्शन कॉन्टिन्यू है, वो एक्शन कंप्लीट हो गई या फिर होना बाकी है, पेंडिंग है, कुछ भी नहीं बता सकता। तो इसे किसके बारे में नहीं पता? एक्शन के स्टेटस के बारे में नहीं पता। अगर इसे नहीं पता तो जाहिर सी बात है इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी वर्ब को आपने एज इट इज़ यूज़ कर लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि हमें इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रख दो, इसको तो कोई लेना देना है नहीं इससे। अब ये बात आपको इसमें समझ में आएगी। मैंने कहा प्रेजेंट में आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर ये रहा आपके पास कॉन्टिन्यूअस। क्या है दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस। तो जब आप कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो कॉन्टिन्यूअस क्या बता रहा है? वर्ब की स्टेट, वर्ब की अवस्था कैसी है, कि ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यू है। और कॉन्टिन्यू होने का मतलब आपको समझ में आता है लगातार। और इस लगातार को बताने के लिए आपको किसी भी वर्ब में जोड़ना होता है क्या दोस्तों? ING। ये तो आप जानते हैं, है ना। अरे भाई वर्ब के साथ ING जोड़ना होता है कि नहीं जोड़ना होता है? तो इसीलिए आपने वर्ब के साथ ING लगाया। जैसे इस वर्ब के साथ, जैसे फर्स्ट फॉर्म में हम लिख रहे थे, देखो इधर तो फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए थी, आपने फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब से लेना देना नहीं, तो ये की आ गई। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट अपनी बात पर अड़ जाता है। कौन अड़ जाता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कहता है आप ING क्यों लगा रहे हो? भाई मुझे क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब आप इसे फर्स्ट फॉर्म देना चाहते हो, लेकिन ये कहता है कि भाई कॉन्टिन्यूअस कैसे बताऊं फिर? तो नो डाउट कॉन्टिन्यूअस होना सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? वर्ब की। वर्ब ही तो कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। और अगर आप बात करते हो इस प्रेजेंट को, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक शब्द है। क्या शब्द है दोस्तों? याद रखना हमेशा बी फॉर्म आपको काम में आएगी। कब? जब कभी भी आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ब की मदद करनी है। जब कभी भी आपको किसी कॉन्टिन्यूअस वर्ब की मदद करनी है तो हमेशा बी यूज़ करना होगा। अब देखो बी का मैं क्या यूज़ करूं, क्योंकि भाई मुझे मेन वर्ब के साथ तो ING लगाना है, तो मैं फर्स्ट फॉर्म किसकी बनाऊं? मैंने बी की फर्स्ट फॉर्म लिख दी और वो हुई या तो इज़ या फिर एम या फिर आर। ये तीन वर्ब ऐसी हैं जो आप जानते हो बी की कौन सी फॉर्म होती हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो लो जी भाई प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल आ गई। कॉन्टिन्यूअस की वजह से ING चाहिए था, वो आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट के लिए आपको क्या चाहिए? फिर से ये कहता है फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम कंप्लीट हो जाना, कोई भी काम कंप्लीट हो जाना। मान लो कि घर में कोई भी एक डिश बन रही है, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हो और कहते हो कि देखो भाई चेक करके बताओ खाना बना या नहीं बना। उसने थोड़ा सा चम्मच हिलाया और ऑब्जर्व करने के बाद वो आपसे कहता है कि खाना अभी थोड़ा सा कम पका है, थोड़ा पकने दीजिए, ठीक है, यानी कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपने उसे बुलाया, कहता है कि पक तो गया। फिर उसने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा और उसमें पता चलता है, वो कहता है कि नमक की हल्की सी कमी है, नमक डाला गया। फिर उसने टेस्ट किया तो वो कहता है कि परफेक्ट। क्या कहा उसने? परफेक्ट। यानी कि अब डिश बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। डिश बनने का प्रोसेस क्या हो गया है? कंप्लीट। अब परफेक्ट का मतलब आपको समझ में आया कि क्या होता है दोस्तों?
कंप्लीट। याद रखें, परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट होता है। आप कोई भी पिक्चर बना रहे हो, कोई आपसे कहे हाँ थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, थोड़ा और सुधारो, जब आपको लगे कि वो बनकर पूरी तरह तैयार है, आप क्या कहेंगे? परफेक्ट। तो परफेक्ट होना मतलब कोई भी चीज़ कंप्लीट होना। समझ में आया? अब जब कोई काम पूरा हो जाता है तो याद रखें, परफेक्ट के लिए हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड। लो जी, फिर से प्रेजेंट नाराज हो गया। प्रेजेंट ने कहा फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? फर्स्ट फॉर्म चाहिए मुझे। तो भाई फर्स्ट फॉर्म इसको अब कहाँ से दोगे? प्रेजेंट को। प्रेजेंट को अब बताओ मुझे, प्रेजेंट को क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर किससे समाधान लिया था आपने? बी से। लो जी, बी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाएं फिर से। अरे सर फिर फर्क क्या रह जाएगा? हमने एक चीज़ समझी थी कि बी किसकी मदद करता है? कॉन्टिन्यूअस वर्ब की। बी किसकी मदद करता है? कॉन्टिन्यूअस वर्ब की। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी? इस प्रेजेंट में परफेक्ट की, यानी कि कंप्लीट वर्क की अगर आपको मदद करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की कभी भी मदद करनी है, तो याद रखें दोस्तों, एक शब्द आता है आपके पास जिसे आप कहते हो क्या? हैव। क्या कहते हो? हैव। तो हैव आपने यूज़ किया और हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है। होती है कि नहीं? चलो ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार इन सब चीज़ों को दोबारा समझते हैं। कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देते हैं और फिर इसको कंप्लीट करके पास्ट पे बढ़ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने समझा कि प्रेजेंट को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आपने हर बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, यहाँ तक की कहानी तो ठीक है, लेकिन बारी आती है किस चीज़ की? बारी आती है अपने दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स की। एक बार यहाँ समझें। पहला कंसेप्ट आता है सब्जेक्ट। क्या कंसेप्ट आता है? सब्जेक्ट। कि हमेशा वर्ब जो आती है, क्योंकि यहाँ पर खेल वर्ब का ही तो है, सब्जेक्ट कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब हमेशा मेरे अकॉर्डिंग यूज़ हो। यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर, तो इसके लिए आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, तो इसके लिए जो आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। वेरी सिंपल। ठीक है। तो इसी को डिफरेंस देने के लिए हमने इंडेफिनिट के अंदर एक छोटा सा रूल बनाया, और वो रूल क्या हुआ? हमने जब कभी भी नो डाउट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से आप उसको सिंगुलर व्यवहार दिखाने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, जो भी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में ही आप जोड़ने के काम करेंगे एस या ई एस। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ई एस। याद रहेगी ये बात? ठीक है। अगला देखो, अगर सब्जेक्ट आपका है कैसा? प्लूरल होने की वजह से जो भी एस या ई एस आपके, जो भी वर्ब आपके पास है उसे आप ऐसा का ऐसा रखेंगे। भाई आपको, यानी कि समझ में क्या आया? सिंगुलर होने की वजह से आपको क्या जोड़ना पड़ता है? एस या ई एस। सिंगुलर होने की वजह से आपको क्या जोड़ना पड़ा? एस या ई एस। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई? ठीक है। अब कुल मिलाकर एक छोटी सी बात और, सेंटेंस के टाइप हमें समझने होंगे। मैंने कहा दो एस्पेक्ट्स, एक हमने समझा सब्जेक्ट, दूसरा जो फैक्टर है जिससे फ़र्क पड़ता है टेंस के अंदर, उसे हम कहते हैं सेंटेंस का टाइप। नो डाउट ये सभी के सभी आपकी मदद कर देंगे एक साधारण सेंटेंस बनाने में। लेकिन अगर आपको सेंटेंस चाहिए या तो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, यानी कि किसी में नॉट लगाना है या सवाल पूछना है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए याद रखें दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है ना, इसमें तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म चाहिए और इंडेफिनिट को वर्ब से लेना देना नहीं। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब हमें इस दो तरह के सेंटेंस बनाने पड़े तो हमें ज़रूरत पड़ी हेल्पिंग वर्ब की, और इसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत की वजह से हमारे पास एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं क्या? डू। ठीक है। तो अब जब सिंगुलर की जब बारी आएगी तो डू आप यहाँ पर लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। लेकिन जब ये एस या एस की बारी आती है तो ये इसके साथ लग जाता है डज। ये किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ भी आप वही डू लिखेंगे, लेकिन क्या प्लूरल के साथ एस या एस जुड़ा था क्या? बताओ। इसके साथ नहीं, तो भाई इसके साथ भी नहीं, ये हो जाएगा प्लूरल के लिए। समझ में आया? तो डू और डज का खेल भी समझ आया होगा आपको। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ तक की चीज़ें आपने सीखी।
ठीक है। अब एक बार हेल्पिंग वर्ब बनाना ही सीख रहे हैं, इन सभी को दोबारा आप मेरे साथ सीखोगे, डोंट वरी एट ऑल, राइट। एक बार दोबारा देखो, अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में पहला सेंटेंस आपके पास आता है पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा? पास्ट का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होने का मतलब फिर से आपको समझ में आया, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात पास्ट की, इसीलिए आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना दोगे। ठीक है भाई, साधारण वाक्यों में तो चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पूरा करने के लिए देखो, इंडेफिनिट में हम किसकी मदद लेते हैं? डू की। मैं फिर से यहाँ पर क्या लेके आता हूँ? डू लेके आता हूँ। लेकिन याद करो, हमने डू में SEIS क्यों लगाया? क्योंकि वर्ब के साथ ये चेंजेस हो रखे थे पहले, और जब हम इसके साथ SEIS लगा देते हैं तो इसमें ज़रूरत नहीं। ठीक इसी तरह से डू जब आप लेके आए तो अब वर्ब में जो चेंजेस थे क्या थे? सेकेंड फॉर्म। आपने डू की सेकेंड फॉर्म बनाई, और जब डिड बनाती है सेकेंड फॉर्म आप पहले से यूज़ कर चुके हो, तो दोबारा आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास क्या होगा? डिड। लेकिन डिड आते ही क्या यूज़ करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक ऐसे ही जब हम डज यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी वजह से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SEIS तो पहले लगा चुके हो सिंगुलर के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट टेंस आपके पास आता है जिसे आपने कहा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। क्या कहा? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि बात पास्ट की है, आपको क्या चाहिए भाई? सेकंड फॉर्म चाहिए। कॉन्टिन्यूअस है, आपको क्या चाहिए? ING। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फॉर्म बता रहा है, इसलिए आप वर्ब के साथ तो ING लगा देंगे। लेकिन बात पास्ट की है तो सेकंड फॉर्म किसकी बनाऊं? इसकी सेकंड फॉर्म बना नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यू बताना है। तो लो जी, कॉन्टिन्यूअस की मदद करने के लिए क्या था आपके पास? बी। और इसी बी की जो सेकंड फॉर्म हुई वो आपके पास आते हैं कौन कौन से? या तो वॉज या फिर वर। अब ये आप अच्छे से जानते हो, वॉज चाहिए आपको सिंगुलर के लिए, वर चाहिए प्लूरल के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। और देखो, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट का परफेक्ट। थोड़ी देर पहले आप सीखते हुए आए, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, और परफेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन पास्ट क्या मांग रहा है? सेकंड फॉर्म। कहाँ से दूँ? कहाँ से दूँ? सेकंड फॉर्म बनाऊंगा तो परफेक्ट नहीं बता पाऊंगा, और परफेक्ट बता दूंगा तो सेकंड फॉर्म। फिर से वही दिक्कत। तो परफेक्ट की मदद करने के लिए क्या आया था आपके पास? याद करो, हैव। तो आप हैव लेके आए। लेकिन भाई बात किसकी है? पास्ट की। तो इस पास्ट होने की वजह से इस हैव को कौन सी फॉर्म में बना देंगे? हैड में। कौन सी फॉर्म में? हेड में। ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं? यहाँ तक की बात समझ में आई? अरे बोलो, अरे बोलो ना, समझ में आ गया? वेरी नाइस। तो अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ तक की हेल्पिंग वर्ब बनाना आ गया। ठीक है, और अब फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। क्या है वो चीज़? वो जानने के लिए बने रहो, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, अभी हम इन सब को समझते हैं, दोबारा टेंसेस को अलग अलग इंडिविजुअल एक एक टेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया है, मैं कोई टेंस नहीं पढ़ाया आपको। हेल्पिंग वर्ब किस तरह से बनती है, हेड क्यों आया, वॉज वर क्यों आया, इज एम आर क्यों आया, डू डज कैसे आया, ये सब हमने अभी अभी सीखा। ठीक है, तो लो जी हम शुरू कर देते हैं टेंस का। यहाँ पर पहला टेंस, अगर ये 6 हेल्पिंग वर्ब आपको बनानी आ जाती हैं तो बाकी की सारी हेल्पिंग वर्ब आपको बनानी आ गई, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो लो जी पहला सेंटेंस, पहला टेंस शुरू करते हैं। मैंने कहा टेंस हम सीख रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत प्रेजेंट से ही कर लेते हैं भाई। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सीखते आए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब इंडेफिनिट वर्ब से कोई लेना देना नहीं, प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यही तो सीखा था। अब हमने एक चीज़ सीखी थी, सेंटेंस में जो भी सेंटेंस का जो टाइप होता है वो कैसे होता है। किसी भी सेंटेंस में आप सबसे पहले लिखते हो सब्जेक्ट। क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की तो ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। तो सब्जेक्ट आपके 2 तरह के हो सकते हैं। कैसे? एक तो हो सकता है सिंगुलर हो, और या फिर एक हो सकता है वो कैसा हो? प्लूरल हो। ये तो 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। जब सिंगुलर होगा तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी वर्ब आपके पास आई है सब्जेक्ट के बाद में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वर्ब की। इसके साथ आपको जोड़ना पड़ा SEIS, और उसके बाद आप चाहें तो लिख सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है,
लेकिन जब प्लूरल होता है तो प्लूरल के बाद आपको सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए और बाद में आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लो इसके लिए अगर मुझे एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या लिखूं? मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा सुमित, दोबारा लिखता हूं, सुमित टीच का हुआ टीचेस, आगे मैंने लिखा इंग्लिश। ठीक है, इस सेंटेंस में सुमित क्या है? सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, आप जानते हो किसको सिंगुलर कहते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट के साथ क्या लगा? एस आई मीन वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? एस, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पर अगर सब्जेक्ट कैसा होता? प्लूरल होता। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप यहाँ पर जैसे कि मैंने सुमित का प्लूरल बना देते हैं भाई, मैंने लिखा सुमित एंड अंकित, दो लोग हो गए आपके सब्जेक्ट, कुल मिलाकर सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल। तो आगे आपने लिखा टीच का सिर्फ टीच, ठीक है, इसमें ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं, सुमित एंड अंकित टीच इंग्लिश। ये बात समझ में आई यहाँ तक? कोई कन्फ्यूज़न? बिल्कुल नहीं। लो जी आ जाओ, ये तो हुआ आपका कैसा सेंटेंस? ये सेंटेंस हुए असर्टिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है, अफर्मेटिव यानी कि सेंटेंस में ना नहीं कहा गया है, कोई भी सेंटेंस कहा गया है, तो ये सेंटेंस हुए आपके असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर सेंटेंसेस हैं आपके कैसे? नेगेटिव। नेगेटिव होने की बात समझिए, सेंटेंस में सबसे पहले चाहिए आपको क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका हो सकता है फिर से भाई कैसा? सिंगुलर या फिर कैसा? प्लूरल। सिंपल इनफ। ठीक है, सिंगुलर होता है, नेगेटिव है आपके पास, आप जानते हो। अब नेगेटिव होने की वजह से आपको लगाना है सेंटेंस में क्या? नॉट। हमने एक चीज़ सीखी थी, इस बात को नोट बनाकर हमेशा याद रखें कि नॉट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप क्या यूज़ करोगे? नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ऐसे जहाँ पे भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं और उसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो याद रखो हमने सीखा था वो क्या होता है? डू। इंडेफिनिट में हमेशा डू मदद करता है, क्योंकि डू अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर नॉट लगाने के लिए क्या लेके आए? आप लेके आए डू। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात, यहाँ पर आती आपके पास वर्ब और वर्ब के साथ जुड़ा होता क्या? एस या ईएस। ये पैटर्न तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर डू भी तो अपने आप में वर्ब है, तो ये वर्ब के जो भी फंक्शंस हैं वो इसे ना देकर इसे दे दिए जाए, ये क्या बन गया? डज। जब डज बन चुका है तो क्या दोबारा एस या ईएस लगाने की ज़रूरत है? एक बार और सिंगुलर बताऊँ? नहीं ना, सिंगुलर बताने का काम तो यहीं पर हो गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आगे आप लिख सकते हो अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अब बारी आ जाती है प्लूरल की। प्लूरल होने पर फिर से आपने क्या लिखा? डू। क्या एस या ईएस की ज़रूरत है? क्या आपने लगाया था वर्ब में एस या ईएस? नहीं ना, तो इसमें भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ आपने लगाया नॉट और फिर आपने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लिख दिया आपने ऑब्जेक्ट। सिंपल इनफ, बड़ा ही आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। अगर मैं इसी सेंटेंस को नीचे लिखूँ, सुमित डू जैसे ही मैंने लिखा तो आपने देखा कि वर्ब के साथ यस या यस लगा था, आपने लगाया डज। अब नॉट आपको लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस तो बनाने हैं आपको। ठीक है, अब सुमित डज नॉट, आगे क्या वर्ब में एस या एस लगाना है? ये जो एस या एस था वो तो पहले यूज हो चुका, सुमित डज नॉट टीच। आगे आपने सेंटेंस को एज इट इज़ रखा इंग्लिश। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं इसी को लिखूँ, दोनों सब्जेक्ट को, सुमित एंड अंकित, सुमित एंड अंकित। अब दोनों की अगर बात हो रही है तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? डू नॉट। ठीक है, ये डू नॉट कैसे आया समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसी है, क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि इसके साथ वर्ब में भी तो नहीं लगता, वर्ब में तो नहीं लगता, इसीलिए इसमें भी नहीं लगाया, लिखा टीच इंग्लिश। ठीक है, अब बारी आ जाती है किसकी? इंटरोगेटिव की। कौन से की? इंटरोगेटिव। अगर आप बात करते हो इंटरोगेटिव की तो याद रखें इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखते हो किसे? सब्जेक्ट को।
सब्जेक्ट फिर से आपके पास क्या हुए, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल, यही तो हुए। अरे भाई आप जानते हो सिंगुलर होने पर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज, और प्लूरल होने पर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू। ये तो समझ में आ गया आपको। अभी अभी सीख रहे हैं हम सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, ठीक है। ये देखो है कि नहीं है। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आप लिख चुके हो और सब्जेक्ट आपके पास आ चुका है। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मेन वर्ब की। आपने यहाँ पर लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आपने लिखा एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा क्या, ओके मैं अगर इसके लिए इस सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाऊँ तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ा, डज, फिर आपका सब्जेक्ट डज सुमित टीच इंग्लिश, यही तो बना, ठीक है। कुल मिलाकर ये अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। और अगर प्लूरल वाले की बात करते हो तो क्या होगा, डू सुमित एंड अंकित टीच इंग्लिश। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हो सकता है आप लोगों का मन कर रहा हो, किसका मन कर रहा हो, WH वर्ड लगाने का। तो WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन हैं, ये इंटरोगेटिव जो हैं वो किससे शुरू होने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब से। WH वर्ड वाले हैं वो हम सीखेंगे और सही वक्त आने पर सीखेंगे। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई या नहीं आई। चलो इनको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से सीखते हैं। अब देखो आपने किसी से सवाल पूछा कि क्या तुम ये काम करते हो। अरे सवाल पूछना ही तो हुआ, ठीक है। इंडेफिनिट मतलब आप किन सेंटेंसेस को इसमें मिलाते हो, जब भी आप बात करते हो कि क्या कोई भी काम होता है, आप कहते हो हाँ होता है, मैं करता हूँ, वो करता है। कोई भी ऐसा काम जो होता है, पहले भी हुआ है, हो सकता है आगे भी हो सकता है अब हो रहा हो और ना भी हो रहा हो, दोनों बातें हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ ना, अभी पहले भी पढ़ाया था और आगे भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं कहूँ कि मैं फ्रूट्स खाता हूँ, तो मैं अभी तो फ्रूट नहीं खा रहा हूँ, अभी नहीं खा रहा हूँ, लेकिन पहले खाए हैं, बाद में भी खाऊंगा। तो एक तरह से क्या हुआ, कोई भी काम होता है उसके लिए आप इस तरह से यूज़ करते हो। आपने पूछा डू यू अपने आप में हमेशा प्लूरल कंसीडर होता है। यू हो सिंगल एक भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट से हमेशा प्लूरल माना गया। सो डू यू, कोई भी वर्ब है आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ। अब आपको अगर जवाब देना है तो आप क्या कहेंगे, यस या नो, तो भाई आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। अगर जवाब यस है तो मतलब आप मना नहीं करने वाले हैं, आपको इन सेंटेंसेस की ज़रूरत है। यू से पूछा है तो यानी कि आपसे, और आप अपने आप को क्या कहोगे, आई को इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर माना गया है, प्लूरल माना गया है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब यस आई रीड और फिर न्यूज़पेपर। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आपको इसके साथ SEIS लगाना है। अरे भाई मैंने क्या कहा, इसको इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल माना गया है, इंडेफिनिट टेंस में इसे प्लूरल माना गया है, आई रीड न्यूज़पेपर। अगर वहीं पर आपको ना कहना होता तो आप क्या कहते, नो आई, फिर आप लगाते नॉट, फिर आप लगाते रीड, फिर लिखते न्यूज़पेपर, यही तो होता। हाँ, अरे बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो भाई। नॉट, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज़ नहीं होता, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो भाई, किसने रोका। क्या लगाएं हेल्पिंग वर्ब, इंडेफिनिट में हमारे पास हमेशा क्या होता है, डू होता है। लो जी, ये आपके पास सारा समाधान आपके पास यहीं पे आ गया है। बस इस चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ सिंगुलर हुआ तो SEIS यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव होने पर डू के साथ वो SEIS लगा देना, ठीक है। अब देखो मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, आपको उन्हीं सवालों के जवाब अपने हिसाब से देने हैं। आप अपने मन में आंसर दीजिए, आपका ये टेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूँ डू यू रीड न्यूज़पेपर, अगर आपका जवाब है कि हाँ आप पढ़ते हो तो यस आई रीड न्यूज़पेपर, नहीं है तो आप मना कर सकते हैं, नो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, डू यू वॉच यूट्यूब डेली। Very nice. Do you watch YouTube daily? Do you watch YouTube daily? Okay. Do you learn English? Do you learn English? You say yes I learn English, या फिर नहीं, no I do not learn English. Do you attempt
प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट है आप उसे अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डू यू अटेम्प्ट प्रैक्टिस सेट? यस, आई अटेम्प्ट प्रैक्टिस सेट। नो, आई डू नॉट अटेम्प्ट प्रैक्टिस सेट। डू यू वॉच मूवीज़? मूवीज़ देखते हो क्या? यस, आई वॉच मूवीज़। नो, आई डू नॉट वॉच मूवीज़। ये तो यू और आई की बात हुई, ठीक है दोस्तों। इसी यू और आई को हटाकर आप चाहें तो इसकी जगह पर किसी की भी बात कर सकते हो, ठीक है। इस यू और आई को हटा देते हैं। लो जी, मैं यहाँ पर कह देता हूँ, चलो लिख दिया मैंने ही। जैसे ही मैंने ही लिखा, मन में सवाल उठता है, सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर होने की वजह से आपको क्या लगाना है? SEIS। अगर डू नहीं तो वर्ब के साथ, और अगर डू है तो डू के साथ। यस, डज ही रीड न्यूज़पेपर? आपने कहा यस ही। अब इसमें तो डू कहीं नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपने क्या लिख दिया? रीड के साथ लगा दिया, यस ही रीड्स न्यूज़पेपर। फिर आपने कहा नहीं, वो नहीं पढ़ता ही। इस बार डू आया है तो इसके साथ लगाएंगे आप, ही डज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर। सिंपल इनफ। अब यहाँ पर आप चाहें जिसे रख सकते हैं, ही को रखो, आपको अच्छी लगती है तो शी को रखो। अरे समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। चलो थोड़ा सा और अब अगले टेंस पे बढ़ जाते हैं। शायद ये सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपने क्या सीखी? डू तो है ही, कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो आप डू के ही साथ SEIS लगाकर क्या बनाते हो? डज। कुल मिलाकर आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं तो इसी वर्ब के साथ आप लगाने का काम करते हो क्या? SEIS। यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए अब देखो, जो स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में आपने बनाया वही स्ट्रक्चर हमेशा चलेगा। बस कुछ सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से बना लेना, 8-10 वर्ब के सेंटेंसेस आप बना लेना बस अपनी तरफ से अपने नोट्स में। फिर देखो, कभी भूल पाते हो क्या? दूसरा जो टेंस आता है प्रेजेंट का, वो हुआ कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हुआ दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग देख लेना, ये इसको स्पेलिंग एरर में कुछ एग्जाम्स में, MTS जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप जानते ही हो कि इसके साथ क्या लगाना है? वर्ब में ING। लेकिन प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसीलिए आपने बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम या आर को चुना, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ये मेन वर्ब को आपको ING की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो, कोई भी भाई ये कैसा है? ये सिंगुलर के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ आई की इंडिविजुअल है, और आर हमेशा प्लूरल के लिए आता है। इतनी बेसिक जानकारी शायद सभी के पास में है। वर्ब के साथ ING। चलो भाई सेंटेंस को समझ लेते हैं। अगर मान लो कि सेंटेंस में आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, आपने फिर लिखा क्या? हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भाई आपके पास है ही, इज MR में से कोई भी एक जिसकी ज़रूरत है। फिर आपने वर्ब के साथ लगा देना है ING, और इसका ऑब्जेक्ट दिया है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो हुआ आपका नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस यानी कि असर्टिव, जिसमें आपने कोई भी सेंटेंस कहना है। सब्जेक्ट मैंने लिखा, फिर से वही, लो जी मैंने लिखा सुमित, सिंगुलर है इसलिए क्या लिखूं? इज। फिर आपने क्या किया? जो भी वर्ब है पढ़ाना, टीच, क्या लगाना पड़ेगा इसके साथ? देखो तो सही, अरे ING, क्योंकि क्या बताना है? कॉन्टिन्यूअस बताना है। क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेज़ी, आपने लिखा इंग्लिश, ठीक है। फिर देखो आपके पास आ जाता है सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप इसी को क्या करेंगे? आपने लिखा सुमित। अरे भाई चलो पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, हो सकता है आप लोग अभी वेट कर रहे हो उसी स्ट्रक्चर का, तो लिख देते हैं। मैंने लिखा सब्जेक्ट, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या है? इज, एम और आर। इसी के साथ आपको लगाना पड़ा क्या? नॉट। इनमें से जो भी है उसके साथ में नॉट। वर्ब के साथ आपको ING लगाना ही है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा सुमित इज नॉट टीचिंग। समझ में आ गई बात? अरे भाई फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, बड़ा ही सिंपल है। अब इसी को अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो आप जानते हो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, MR में से कोई भी एक चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, और फिर आप लिख सकते हो वर्ब के साथ में ING, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन हो गया। इसका अगर इसी सेंटेंस को मुझे इंटरोगेटिव में बनाना हुआ तो क्या हुआ? इस इज़ को मुझे पहले, फिर आपका सब्जेक्ट आपने लिखा सुमित, ठीक है। फिर आपने लिखा इज सुमित, वर्ब चाहिए, ये आपकी वर्ब हुई। टीच का हुआ टीचिंग। फिर आगे आपने लिखा इंग्लिश। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? अरे आई क्या? अरे सर आ गई, चलो आगे बढ़ो।
चलो ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूअस को हटाते हैं। अब कोई भी तरह की वर्ब आप लिख सकते हो। चलो एक काम करते हैं, इसका भी एक प्रैक्टिस सेट आपको बना के दे देता हूँ। आप किसी भी वर्ब को इस तरह से प्रैक्टिस करें। आर यू वर्ब के साथ में लगाओ ING, ठीक है। इसका जवाब आप यस या फिर नो में दे सकते हैं। यस में देना होगा, यू से पूछा है तो जवाब आई देगा, आई के साथ होगा एम, आई एम वर्ब के साथ लगाना है ING, और अगर मना करना है तो इसी एम के साथ क्या लगाना पड़ा आपको, नॉट, और वर्ब के साथ में ING, सिंपल, ठीक है। ये अपने आप में क्वेश्चन, या तो आप जवाब ऐसे देंगे या ऐसे देंगे, इनमें से कोई भी एक तरीका होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आर यू गेटिंग दिस चैप्टर। गेट का मतलब हासिल करना, समझना भी होता है। आर यू गेटिंग इट, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस आई एम गेटिंग इट। या फिर मैं पूछूं कि आर यू एंजॉइंग द क्लास, आप कहें यस आई एम एंजॉइंग द क्लास, नो आई एम नॉट एंजॉइंग द क्लास, ठीक है। मैं पूछूं आर यू वॉचिंग वीडियोज़ रेगुलरली, क्या आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, आप कहोगे यस आई एम वॉचिंग वीडियो रेगुलरली, ठीक है। या फिर मैं आपसे पूछूं आर यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, यस आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास, या फिर नो आई एम नॉट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास। कोई भी वर्ब उसके ऑब्जेक्ट के साथ रखिए या फिर बिना ऑब्जेक्ट के रखिए, जैसी आपकी मर्जी। आर यू गोइंग, यस आई एम गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग। आर यू कमिंग, यस आई एम कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें शायद आप लोग को अब समझ आ गई होगी। इसमें भी आप 5-4 वर्ब को इंक्लूड करके इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो बढ़ चलते हैं अब अपने अगले टेंस के ऊपर फटाफट बिना किसी देरी के। देखो मैं जानता हूँ अभी बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हमें आती हैं, कुछ नया। अरे भाई नया आएगा, मैंने आपसे कहा ना हर एक चीज़ नई होगी आपके लिए। मैंने आपको वर्ब बनाना बताया था, हेल्पिंग वर्ब बनाना, तो आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। अगला टेंस आपके पास आता है जिसे आपने कहा प्रेजेंट का परफेक्ट। दोबारा से सीखो, हमने सीखा था परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, और इसी वजह से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो। लेकिन प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो परफेक्ट में मदद करने के लिए आपके पास शब्द होता है हैव। चलो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर के लिए एक अलग से रास्ता निकाला था। इसमें सिंगुलर का क्या रास्ता है वो देखो। अब आप हैव के साथ जब एस या ईएस जोड़ते हो तो ये शब्द बनता है क्या, हैव्स। क्या बनता है दोस्तों, हैव्स। वैसे तो इस हैव्स का मतलब जो होता है वो होता है रिच पीपल। क्या होता है, रिच पीपल, ठीक है। और वहीं पर पुअर पीपल को आप क्या कहते हो दोस्तों, हैव्स नॉट। हैव्स नॉट का मतलब होता है पुअर पीपल, गरीब लोग, याद रहेगा। तो इसीलिए इसका एक और दूसरा रूप बनाया गया, क्योंकि कुल मिलाकर हमें एस या एस तो सिंगुलर के लिए लगाना है, और इसीलिए एक इसका नया फॉर्म निकाला गया और वो क्या हुआ, हैज़। तो कुल मिलाकर ये है तो यही हैव के साथ एस या एस, ठीक है, तभी तो ये हैज़ बन रहा है। और ये कैसे बना ये भी मैं आपको कभी ना कभी ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में ये यही है। आप कहोगे बिल्कुल सर यही है, ठीक है। तो हैव और हैज़ समझ में आ गया आपको कि हैज़ कैसे आया। चलो देखते हैं। परफेक्ट की आपने बात करी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और उसकी मदद करने के लिए आपके पास आ गया हैव, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप यूज़ करेंगे हैज़। ये किसके लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैव होता है प्लूरल वर्ब, ठीक है। आप देखो सेंटेंसेस अगर हम बनाएं तो आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट। अगर मैं यहीं पे लिखूं अंकित हैज़, अंकित सिंगुलर है तो क्या आया, हैज़। फिर टीच का मैंने थर्ड फॉर्म लिखा, क्या हुआ दोस्तों, टॉट। ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया आगे इंग्लिश, बड़ा ही सिंपल, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट, ऐसे ही तो सेंटेंस बनते हैं सारे सेंटेंस। मुझे हर बार वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, ओके। आगे आपने लिखा अंकित मना कर रहे हो, इसीलिए इस हैज़ के साथ क्या लगाना पड़ा आपको, नॉट। फिर आगे की बात आपने एज इट इज़ रखी, टॉट इंग्लिश, ठीक है। चलो अगले सेंटेंस के अगर मैं इसी को इंटरोगेटिव बनाऊं तो इसी हैज़ को सबसे पहले लिखना पड़ा मुझे, हैज़, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। फिर आपने लिखा अंकित, फिर आपकी वर्ब आ जाती है टॉट इंग्लिश। अरे भाई चीज़ें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, मज़ा आ गया। चलो भाई, तो ये आपका हुआ प्रेजेंट का परफेक्ट। अब देखो अगर इसी में आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो क्या फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर। प्लूरल सब्जेक्ट होता हैज़ की जगह पर हैव आ जाता। जैसे कि मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कि अगर मैंने लिखा दे, भाई दे ज़्यादा लोगों के लिए आता है, प्लूरल है,
तो दे के साथ हो जाएगा हैव। मैं कहूँ दे हैव रिटन, उन्होंने लिख लिया है, दे हैव रिटन होमवर्क, उन्होंने होमवर्क लिख लिया है। समझ में आ गया? तो दे की वजह से, प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से, प्लूरल वर्ब आनी तो कुल मिलाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है तो अपनी फर्स्ट फॉर्म ही, और हैज़ भी तो अपनी फर्स्ट फॉर्म ही है भाई। फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर की वजह से बस आपने एस लगाया। याद करो इंडेफिनेट टेंस में आपने डू में डू और डज को कैसे अलग अलग किया था भाई। ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर होने की वजह से एस लगा रहे थे। इसमें भी आपने वही तो काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो भाई, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। इसका भी एक प्रैक्टिस सेट आपको दे देता हूँ। आप किसी से भी पूछें क्या तुमने ये काम कर लिया है, यू को प्लूरल माना गया तो इसलिए क्या आया, हैव यू, और जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बोलिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको हाँ कहना है तो आप कहेंगे यस, और फिर कहेंगे यस आई हैव। कोई भी बात हो, परफेक्ट की तो बात कर रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने कहा नो, आई हैव के साथ में लगाना है नॉट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल। मैं आपसे कहूँ हैव यू सब्सक्राइब्ड द चैनल, आप कहें यस आई हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल। हैव यू शेयर्ड द वीडियो, आप कहें यस आई हैव शेयर्ड द वीडियो, या फिर नो आई हैव नॉट शेयर्ड द वीडियो। आप लोगों का स्पीकिंग भी अब सुधरने वाला है। आप मेरे साथ साथ अगर इन सेंटेंसेस के आंसर देंगे तो आपका स्पीकिंग प्रैक्टिस होगा और नो डाउट इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ब्स को आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका टेंस क्लियर हो, आपकी स्पीकिंग भी अच्छी बने। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। हैव यू लाइक्ड दिस वीडियो, आप कहें यस आई हैव लाइक्ड दिस वीडियो। हैव यू taken your dinner, have you taken your dinner, आप कहें no I have not taken my dinner, डिनर अभी तक नहीं किया। अगर कर लिया है तो yes I have taken dinner। फिर मैं एक और अलग सवाल पूछता हूँ, have you completed your graduation, क्या आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप कहेंगे yes I have completed my graduation, या फिर नहीं no I have not completed my graduation। हैव यू गॉट अ जॉब, गेट का थर्ड फॉर्म भी गॉट होता है। ठीक है, हैव यू गॉट अ जॉब, आप कहें यस आई हैव गॉट अ जॉब, या फिर कहेंगे नहीं नो आई हैव नॉट गॉट अ जॉब। ठीक है, तो ये है छोटी सी प्रैक्टिस का तरीका। मैंने तीनों टेंस में आपको प्रैक्टिस का तरीका भी बताया है, और इससे आगे हम सीखेंगे अगली क्लास में गाइस। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। इट वॉज वंडरफुल टू मीट यू ऑल। गुड नाइट, थैंक यू।